हाय फ्रेंड्स, मैं यशवर्धन और आज मैं आपके लिए एक ऐसा मुद्दा लेके आया हूं कि जो कि लगातार चर्चा में बना हुआ है। जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके साथ इस तरह के लगातार टॉपिक्स लेके आता रहूंगा जो कि हमारे रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े हुए हैं। और आज मैं लाया हूं वो टॉपिक जो कि आप सुनना चाहते हैं, वो है ओपेनहाइमर के बारे में। आपने उस मूवी के बारे में सुना तो होगा, बड़ी हाइप क्रिएट है, ये है, ये है, ये है, और उस पर भी एक डिस्प्यूट हो गया। लेकिन हम इस मुद्दे पर बात नहीं करने वाले हैं। हम बात ये करने वाले हैं जिससे से दुनिया आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर के डरी हुई है। क्या कोई एक ऐसा समय था जब एटम बॉम्ब को बनाने को लेकर के भी लोग यही कह रहे थे, या जब उसको बना लिया, उसका प्रयोग किया गया, कि अब लगता है कि दुनिया नष्ट हो जाएगी? हम इस बात को टच करेंगे और हम जानेंगे आखिर ये ओपेनहाइमर है कौन, और भारत से इसका क्या कनेक्शन है, गीता से इसका क्या कनेक्शन है, और एटम बम में क्या भारत की भी कोई भूमिका है, क्या हमारे गीता के उपदेशों की भी कोई भूमिका है। और आज इन सारे प्रश्नों का उत्तर देंगी सिमरन। तो थैंक यू। सिमरन, यस। हाँ जी, थैंक यू सर फॉर इनवाइटिंग मी। तो जैसे कि आपने टॉपिक रेस किया ओपनहाइमर, तो अब हम सब जानते हैं किस तरह से द ओवर हाइप टॉपिक बना हुआ है ये ओपनहाइमर, जिसने एक मूवी के दौरान ये दिखाया कि किस तरह से ह्यूमैनिटी एक थ्रेट में आ गई है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो हुई, बट साथ साथ वो एथिकल डिलेमा जो भी क्रिएट हुआ है कि लोगों को अब एक शफलनेस की सिचुएशन लग रही है, किस चीज को राइट मांगे और किस चीज को रॉन्ग। तो अल्टीमेटली जैसे आप सर आपने क्वेश्चन रेस किया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, तो सेम क्वेश्चन ऐसा क्रिस्टोफर नोलन ने इस टाइम पे जो रेस किया, दिस इज द नीड ऑफ द आवर। और हम कह सकते हैं कि किस तरह से द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज इवॉल्विंग द जॉब, इवॉल्विंग द टेक्नोलॉजी, इवॉल्विंग द लाइव्स ऑफ द ह्यूमन। और उसी तरह एटॉमिक बॉम्ब जो उस वक्त के 1940s 1930s के टाइम का जो एक एक बहुत बड़ा क्वेश्चन था कि किस तरह वर्ल्ड विल रन, हाउ विल द ग्लोबल पावर चेंज। तो इस क्वेश्चन को एड्रेस करने के लिए हम सबसे पहले जानते हैं ओपनहाइमर था कौन। तो राइट, ओपेनहाइमर कौन था? तो ओपेनहाइमर जो था वो एक जर्मन ज्यूइश था जिसका परिवार न्यूयॉर्क अमेरिका में जाकर के बस गया। और वो पढ़ने में बहुत ही होशियार बच्चा था एक। लेकिन ज्यादातर ऐसे होशियार बच्चों के साथ होता है कि उनकी बुलिंग की जाती है, उसे क्यूटी क्यूटी कह के चिढ़ाया जाता था। और उस बुलिंग का असर उनके ऊपर कुछ ऐसा हुआ कि उन्होंने बाहर निकलना बंद कर दिया और अपने आप को किताबों में खो दिया, और वो एक पढ़ाकू बच्चे बन गए। और देखिए उसका क्या असर हुआ उनके जीवन पर, कि हम देखते हैं कि लोगों को लेक्चर देने के लिए बुलाया जाता है। जब वो लेक्चरर बनते हैं तब उनकी 30 32 40 साल की उम्र होती है। लेकिन ओपेनहाइमर सिर्फ 12 साल के एक बच्चे थे जब उनको कि एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर देने के लिए बुलाया गया फिजिक्स पर। कमाल की बात है। और इसी तरह से उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 23 ईयर्स की एज पर पीएचडी कर ली। है ना कमाल की बात? तो ओपेनहाइमर इतने ब्रिलियंट थे। सवाल आता है कि आखिर ओपेनहाइमर ने एटम बम बनाने की प्रेरणा क्यों ली, क्यों वो इस तरह गए? चलिए मान लिया कि वो फिजिक्स के बहुत अच्छे छात्र थे, फिजिक्स के बहुत अच्छे प्रोफेसर बने, तो आखिर एटम बम क्यों बनाया? दुनिया को एटम बम की जरूरत पड़ी क्यों? ये सिमरन, और सिमरन बताएंगी इसका हमें आंसर, प्लीज। जी, अगर हम बैकग्राउंड देखें और अगर ग्लोबल सिनेरियो देखें, तो उस वक्त जो राइजिंग पावर दिख रहे थे, जैसे कि कम्युनिस्ट पावर इन रशिया, लेनिन का एक राइज होना, कम्युनिस्ट पावर ने अपना एक फुल एक सपोर्ट जो दे रहे थे टू डिस्ट्रक्ट द वर्ल्ड। और किस तरह से हम ये भी देख सकते हैं साथ साथ एक्सेस और अलाइज पावर का एक चेन रिएक्शन जो चल रहा था टू डिस्ट्रक्ट एंड क्रिएट डेटरेंस इन द सोसाइटी। और इसके अलावा लेट्स नॉट फॉरगेट कि जापान भी राइज हो रहा है। और इन सारे फैक्टर्स में इमीडिएट फैक्टर बना हमारा पर्ल हार्बर अटैक। और इस पर्ल हार्बर अटैक में यूएस देख रहा था कि किस तरह से वर्ल्ड को अब एक ऐसी जरूरत पड़ रही है कि उसकी पावर जो डोमिनेट हो रही थी पहले, सुपर पावर, द मोस्ट ग्रेटेस्ट पावर, दी अमेरिका, वो फॉल आ रहा है। तो उस फॉल को राइज करने के लिए वो एक अलायंस करता है यूएस यूके के साथ, यूएस। और अल्टीमेटली उन दोनों के जो अलायंस ने एक वर्ल्ड को एक न्यू डायरेक्शन दे दी कि एक मैनहाटन प्रोजेक्ट जिस तरह से लॉन्च चल ही रहा था उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम। और बहुत से साइंटिस्ट, हमारे दी ग्रेट साइंटिस्ट जिसे हम कह सकते हैं, एल्बर्ट आइंस्टाइन कहें या नील बोहर कहें या फिर हम रिचर्ड फेमन कहें, और इसके साथ हमारा दी हीरो दी ओपनहाइमर, ये सब लगकर मैनहाटन प्रोजेक्ट को एक ऐसे लेवल पे लेकर जाते हैं। वहां एक डेजर्टेड आइलैंड में उनका रहना, मेक्सिको में, वहां पर अपने एक रिसर्च के लिए एक
एक जोश, एक पागलपन कंट्री को एक इस लेवल पर लेकर जाने के लिए कि वो एक सुपर पावर को वापस गेन कर ले। और अगर हम बात करें अल्टीमेटली, और अगर हम ये देखें भी ये फैक्ट्स कि किस तरह से नाजी ने जो एक बहुत ज्यादा टॉर्चरस, बहुत ज्यादा एट्रोसिटीज, बहुत ज्यादा एक थ्रेट, लोगों के अंदर एक इंटरनल ग्रीफ जो डाल के रखा था, तो आई थिंक ओपनहाइमर के पास एक यही अपॉर्चुनिटी थी कि वो कैसे उस चीज को बाउंस बैक कर कर वापस एक आर्मफुल आए। जैसे हम देख सुन भी रहे थे अभी कि ओपनहाइमर का बचपन वाज नॉट दैट गुड एंड नॉट दैट फैंसी जो आजकल के बच्चों का होता है। एक ऐसे हालातों से वो आया कि उसने सिर्फ ग्रीफ, कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में लाशों को मरते देखा, और यूएस में जब उसे एक अपॉर्चुनिटी मिली टू गेट ऑल द थिंग्स डन राइट, तो इट वाज अ बेस्ट टारगेट फॉर हिम टू हिट बैक द रॉक। बिल्कुल ठीक, काफी अच्छे से आपने समझाने की कोशिश की। दोस्तों, मैनहट्टन प्रोजेक्ट था क्या, मैं इस पे थोड़ा सा आपको बताता हूँ। बेसिकली देखिए, इतना तो आज आप सब जान चुके हैं कि ये जो फिसाइल मटेरियल्स होते हैं, इनसे एटम बम से या परमाणु बम बनाए जाते हैं। अब ये होता क्या है, यूरेनियम 238 को इनरिच किया जाता है, उसको कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 235 में। तो ये तो हो गया यूरेनियम बेस्ड। एक होता है प्लूटोनियम बेस्ड, और वो होता है उसमें भी यूरेनियम 238 को कन्वर्ट किया जाता है यूरेनियम 235 में। और इन दोनों को ही बेस बना करके इस वक्त प्रयोग किए जा रहे थे। और आगे चल के चेन रिएक्शन को कैसे कंट्रोल किया जाए, इसको सफलता मिलती है फर्मी को। 2 दिसंबर 1942 को जैसे ही फर्मी को इस मामले में सफलता मिलती कि कैसे चेन रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सकता, बस यूं समझिए कि परमाणु बम या एटम बम बनने की दिशा में ये आखिरी कदम था। और उसके बाद स्टार्ट होता है ट्रिनिटी टेस्ट, और उस बॉम्ब का नाम था यहां पर गैजेट। 16 जुलाई 1945 को यह टेस्ट किया जाता है, और टेस्ट एकदम सफल रहता है। और कमाल की और सोचने वाली बात तो यह है कि इसके जो परिणाम आए, जो रिजल्ट्स आए, इनके बारे में तो उन वैज्ञानिकों ने भी नहीं सोचा। ओपेनहाइमर बड़े आश्चर्य के साथ कहते हैं, ओ इतनी ज्यादा ऊर्जा पैदा होगी, मुझे तो ये मालूम भी नहीं था। कैसे? क्योंकि वहां पर एक स्टील फ्रेम का बना हुआ एक टावर था, वो टावर भाप बन के उड़ गया। अब आप कल्पना कीजिए कि वहां इतना ज्यादा ताप, इतना ज्यादा टेम्परेचर था कि सब कुछ भाप बन गया, सब कुछ उड़ गया हवा में। तब उन्होंने कहा, क्या कहा ये सिमरन बताएंगी, क्या कहा उन्होंने, गीता के कौन से श्लोक को कहा? आई एम द डेथ, आई एम द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड। तो इस वजह से हम कह सकते हैं कि किस तरह से भगवत गीता एक एक्स फैक्टर बनी उनकी इस ग्रोथ के लिए, कि उन्होंने अपनी जान फूंक दी, उन्होंने सब कुछ, एक वो क्रेजी एफर्ट दिया टू टेक द एटॉमिक बॉम्ब रिसर्च इनटू नेक्स्ट लेवल। देखिए, अब कई लोग ऐसे लोग हैं जो इन बातों को समझते नहीं है, वो इन बातों को गलत संदर्भ में जोड़ देते हैं, और ओपेनहाइमर मूवी को देखा और एक डिस्प्यूट की शुरुआत हो जाती है भारत में। नो डाउट, मैं भी इस बात का समर्थक नहीं हूं कि जिन मुद्दों से, जिन ग्रंथों से हमारी हिंदुओं की भावनाएं जुड़ी रहे, उनको आप किसी भी तरह की फिल्म में किसी ऐसी जगह पे फिट करें जहां पे किसी तरह के इंटीमेट सीन हो। तो यहां पर फिल्म के प्रोड्यूसर और डायरेक्टर को ध्यान रखना चाहिए था कि ऐसा नहीं करना चाहिए था। बट इस डिस्प्यूट को हम किनारे रखते हैं और हम बात करते हैं, क्या इस परमाणु बम के आविष्कार से दुनिया में शांति आई? और इसका जवाब मैं चाहूंगा सिमरन बताएंगे। सिमरन बताइए जी। शांति इज, इफ वी हैव टू टॉक अबाउट व्हाट पीस इज अ वेरी इंटरनल और बहुत ही ज्यादा सब्जेक्टिव कॉन्सेप्ट हो जाता है। बट हाँ, गीता को उठाना एक अल्टीमेटली फैक्टर यही देता है कि देयर वाज अ नीड, कि वो एक सर्च शुरू हुई होगी यूएस में, कि उन्हें लैंड अप होना पड़ा गीता एज अ रेफरेंस। तो हम सबको इस प्राउड मूवमेंट पे अपने आप को एक एक ऐसी फीलिंग के साथ रिलेट करना चाहिए कि वी आर इंडियंस, वी हैव टू टॉक अबाउट इट, कि किस तरह हमारे कल्चरल कॉन्सेप्ट्स ने हम सबको एक इतना एनरिच बनाया कि आज हम इतनी बड़ी बड़ी मूवीज जो हॉलीवुड के यूनिवर्सल स्टूडियोज में शूट हुई हैं, उन सबको कह सकते हैं कि दे हैड देयर बेस, दे हैड देयर रेफरेंस डायरेक्टली फ्रॉम गीता। और अगर इस बात को लिया जाए कि आई एम द डेथ नॉट द डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड, तो वो उस फैक्टर से रिलेट करती है कि महाभारत का वो एक ऐसा एक्सट्रैक्ट जहां पर आई थिंक हम सब उस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि अर्जुन वॉज इन दी ऑलमोस्ट इन दी ऑन द वे ऑफ द, करती है कि महाभारत का वो एक ऐसा एक्सट्रैक्ट जहां पर आई थिंक हम सब उस चीज से रिलेट कर पाएंगे कि अर्जुन वॉज इन दी ऑलमोस्ट इन दी ऑन द वे ऑफ द वॉर, और वहां पे वो कृष्ण जी से पूछ रहे हैं कि अब क्या किया जाए और कैसे किया जाए, और सामने उनके अपने ही ब्लड रिलेशंस, वो ब्लड सामने है और उनके सामने ही उनको वॉर और उस सब चीजों को फेस करना है।
तो एक ही जो जवाब आता है, दैट डू योर ड्यूटी टू द बेस्ट लेवल एंड लेट इट बी। जो भी तुम्हारे साथ होगा दैट विल बी योर कर्मा, बट बी योर बेस्ट वर्जन। बिल्कुल सही बात है। कृष्ण ने हमें यही बताया है, आप अपनी ड्यूटीज को फॉलो कीजिए, अपने कर्म पर ध्यान दीजिए, फल की चिंता छोड़ दीजिए, ईश्वर के ऊपर, परमात्मा के ऊपर छोड़ दीजिए। चलिए मैं यहाँ आपको एक बात और यहाँ पर जोड़ के बताना चाहूंगा कि आखिर ओपेनहाइमर गीता के इतने बड़े प्रशंसक या इतने बड़े अध्ययन करने वाले कैसे बन गए। देखिए इसके बहुत सारे उदाहरण भरे पड़े हैं और इसी पर भारत एक सॉफ्ट पावर के तौर पर भी गर्व करता है अपने कल्चर के ऊपर, जो उसके यहाँ पर स्पिरिचुअलिटी है, जो अध्यात्म है। वेस्टर्न में बहुत पैसा कमा लिया लोग, हर किसी को आप देखेंगे, आप स्टीव जॉब्स की अगर आप पढ़ेंगे कि यस स्टीव जॉब्स नीम करोली बाबा के पास आए, या मार्क जकरबर्ग के बारे में आप देखेंगे, एलन मस्क के बारे में सुनेंगे, आप किसी के मतलब XYZ इतने दुनिया भर के एग्जांपल्स भरे हुए हैं। आप देखेंगे वो बहुत पैसा कमा लेते हैं, बहुत नाम कमा लेते हैं, फेमस हो जाते हैं। देन व्हाई ये क्यों भारत की तरफ आते हैं? ये आते हैं सुकून की खोज में। भारत के पास जो है वो है दुनिया को देने वाला सुकून, कि आप कितना ही पैसा कमा लीजिए, कितना ही नाम कमा लीजिए, लेकिन आपको रात में सुकून की नींद तब आएगी जब आप स्पिरिचुअलिटी को भी अपने जीवन में, अध्यात्म को शामिल करेंगे। तो इसलिए वो भी इतना करने के बाद, सब कुछ दुनिया भर के उन्होंने प्रयोग किए, इतना नाम कमाया, और फिर वो आते हैं गीता का अध्ययन करते हैं। और कमाल की बात तो ये कि वो गीता का अध्ययन संस्कृत में करते हैं। तो दोस्तों यहाँ एक बात बतानी और जरूरी है, क्योंकि आपके मन में प्रश्न आएगा कि अरे इन्होंने तो एटम बम बना दिया, इनको बहुत ज्यादा नाम हो गए होंगे, बहुत फेमस हो गए होंगे। लेकिन जैसा होता हर सफल व्यक्ति, अगर वो डिस्ट्रक्टिव चीजें बना देता है, उसके रिजल्ट्स को देख करके उसको दुख होता है। ओपेनहाइमर ने भी जब देखा कि जापान में लाखों लाखों लोग के ऊपर किस तरह से असर हुआ इन एटम बम्स का, तो उन्होंने कहा कि हमने बहुत गलत किया। और जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रूमैन से मिलने उनके कमरे में जाते, जानते हैं वो क्या कहते हैं? द ब्लड ऑन माई हैंड। अब आप सोच के देखिए कि खून से सने हैं मेरे हाथ, वो ये शब्द बोलते हैं। इस पर प्रेसिडेंट बहुत नाराज हो गया, उनको बाहर निकलवा दिया गया और उनको जो भी सुविधाएं दी गई थी उनसे वापस ले ली जाती है। और ओपेनहाइमर एक एसोसिएशन बनाते जो कि ये तय करती कि वो दुनिया में इस तरह के विनाशक हथियारों का विरोध करेंगे। लेकिन आगे चल करके जब यूएसएसआर एक कम्युनिस्ट सोशलिस्ट पावर की तरह डेवलप होता है, दुनिया फिर से दो पोल्स में डिवाइड हो जाती है, कैपिटलिस्ट पावर होता है और दूसरा होता है सोशलिस्ट कम्युनिस्ट पावर। फिर यहाँ पर दोबारा से हाइड्रोजन बॉम्ब का कैसे प्रयोग किया जाए, कैसे डेवलप किया जाए, उसको बनाने की कोशिश की जाती है। और यहाँ दोबारा से हम देखते हैं कि ओपेनहाइमर ने जो कोशिशें की थी वो पूरी तरह से सफल नहीं हो पाती हैं। लेकिन हमें एक चीज का पता चलता है कि विज्ञान हमारे हाथ में एक टूल की तरह, साइंस इज अ टूल। अब डिपेंड करता है कि हम उसका यूज कैसे करते हैं। इसको कंक्लूड करेंगी सिमरन। यस सिमरन जी, एज वेल सेड, साइंस इज अ गुड टीचर बट अ बैड सर्वेंट। तो अगर बैड सर्वेंट को ही इन्होंने एक ऐसे पावर पे ले गए जो एक्सट्रीमली हाई लेवल था, तो एथिकल डिलेमा होना तो बनता ही था कि क्या ह्यूमैनिटी एज अ फैक्टर को देखा जाए या साइंटिफिक एडवांसमेंट को। तो साइंटिफिक एडवांसमेंट ने, वो हेनरी ट्रूमैन ने जिस तरह कहा और जिस तरह सर ने अभी हमें बताया कि द ब्लड इज इन माई हैंड्स, तो वो खून के रंगे हुए हाथ एक गिल्ट को शो तो कर ही रहे थे। और वो यही बता रहे थे कि हर चीज का एंड अगर डिस्ट्रक्शन की तरफ होता है तो सोसाइटी के लिए वो एक हानिकारक है। वो एक बेस्टेस्ट इन्वेंशन भी, वो एक बेस्टेस्ट टूल भी अल्टीमेटली जाकर द वर्स्ट ऑफ द सोसाइटी है, तो वो ह्यूमैनिटी के लिए नहीं, दैट इज फॉर द कॉज एंड द कॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन। तो हमें ये कहना चाहिए और ये बिलीव करना चाहिए दैट पॉजिटिविटी ऑलवेज हैज इट्स ओन फैक्टर्स टू मेक थिंग्स ग्रांड, टू मेक थिंग्स बिग। तो इस चीज को हम कंक्लूड इसी बात से कर सकते हैं कि साइंस को हमें एक इस फैक्टर की तरह ही लेना चाहिए कि वो डेवलपमेंट ऑफ द सोसाइटी करे, ना कि डिस्ट्रक्शन टू द ह्यूमैनिटी करे। और ओपेनहाइमर इस बात का एक लाइव एग्जाम्पल है कि वो चाहे कितना भी अचीव कर लें, बट अगर उनके कॉज और उनकी इंटेंशन स्ट्रॉन्ग यानी पॉजिटिव नहीं थी, तो हम उन सबको जानते हैं जिन्होंने डिस्ट्रक्शन की तरफ से अपने आप को जीता, चाहे वो कोई भी एग्जाम्पल्स हो। जी दोस्तों, यहाँ पर जब हम समाप्त कर रहे हैं आज का हमारा शो, तो हम आपको एक बात और बताना चाहेंगे, क्योंकि कई लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे सर वो गीता का श्लोक कौन सा था, अध्याय कौन सा था। तो मैं बता देता हूँ, वो था गीता का अध्याय नंबर 11 और श्लोक नंबर 32, राइट। तो ध्यान रखिएगा, अगर आप खोजने जाए तो आपको मिल जाएगा, लेकिन उसके सही अर्थ को समझिए तो आपका जीवन सफल होगा। और हाँ, एक बात और कहना है, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो आप क्या करेंगे, हमारे इस चैनल को अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप करेंगे इसको सब्सक्राइब, करेंगे लाइक
और इसको अपने फ्रेंड्स तक आप इसे फॉरवर्ड करेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले दिन किसी और नए टॉपिक के साथ, आपको कुछ नई जानकारियों के साथ। नमस्कार दोस्तों। थैंक यू।